आज़ाद सिद्दीक साहब, आज डिफेंस मिनिस्टर ने बड़ी घन गरज के साथ पार्लियामेंट हाउस के फ्लोर के ऊपर बात की। उन्हें कहा कि पार्लियामेंट विल रिटेलिएट। और आप देखें, आपके सामने है कि हुकूमत ने चीफ जस्टिस समेत बेंच के 3 मेंबरान पर एतराज आयद कर दिया ऑडियो लीक्स कमीशन के ऊपर। इसके अलावा जो मामलात हैं, एक रिव्यू का एक्ट है, वो आपके और हमारे सामने है। तो गेम तो अब किसी और तरफ ही जाती हुई नजर आ रही है। अजहर साहब, बहुत शुक्रिया। आप गालिबन ख्वाजा आसिफ की बात कर रहे हैं, जो वो बड़ी नारे लगाया करते थे पार्लियामेंट में पाकिस्तानी फौज के बारे में, एस्टेब्लिशमेंट के बारे में। आप उसकी बात करें। अच्छा, मैं तो उन्हें नॉन सीरियस आदमी समझता हूँ। उन्हें क्या पता पार्लियामेंट क्या है, पार्लियामेंट का इख्तियार क्या है। बड़ी हैरानगी होती है। पहले आप इमेजिन कर लें कि ये जो नया कानून बनाया ना, अपना रिव्यू का जो स्कोप बनाया, उसका मकसद क्या है? उसका मकसद वो तौहीन अदालत की कार्रवाई बचने के लिए किया उन्होंने, कि जो पार्लियामेंट ने पहले 21 अरब के पैसों के हवाले से जो रेजोल्यूशन पास की हैं, उसमें ये सारे फंसते हैं बुरी तरह से। वहां बाकी सेक्रेटरी फाइनेंस ब्यूरोक्रेसी मिन्नतें करती फिर रही है कि हम इसमें पंजाब असेंबली के इलेक्शन में बुरी तरह से फंस जाएंगे, जो कि कंटेम्प्ट हो चुकी है। यानी 1 मार्च का फैसला और 4 अप्रैल का फैसला वायलेट हो चुका हुआ है। और उसमें आपको पता है कि 100 अरब के करीब इन्होंने आटा स्कीम में झोंक दिया। करप्शन के सबूत लिथड़े हुए हैं उसके अंदर। फिर आपने वो अपना डेवलपमेंट फंड के नाम पर अपने लोगों को पैसे दे दिए, और वो जस्टिफाई करना बड़ा मुश्किल है। अब ये पार्लियामेंट रिटेलिएट जो करने वाली बात है ना, वो एडमिशन है कि कंटेम्प्ट हो चुकी है। अब उस कंटेम्प्ट से कैसे बचना? धमकियां देते फिर रहे हैं। आर्टिकल 68 की वायलेशन आपको पता है, पहले ही हाईकोर्ट हो चुकी है। पार्लियामेंट के अंदर जज के कंडक्ट के बारे में बात नहीं कर सकते। फिर आपने पता है कि 144 लगी हुई है, और आप कॉन्स्टिट्यूशनल एवेन्यू पे आके सारी सियासी जमातों ने जो अदालतों के बारे में जुबान इस्तेमाल की, जो धमकियां दी। इमरान खान ने अगर एक वो सेशन जज के बारे में अल्फाज इस्तेमाल किए ना, तौहीन अदालत और दहशतगर्दी के 144 की वायलेशन की और दहशतगर्दी के पर्चे दर्ज नहीं होने थे, क्या ये तौहीन अदालत नहीं है? क्या ये जो रवैया इख्तियार किया जा रहा है वो साबित नहीं कर रहा कि ये जो सिजिलियन माफिया या गॉडफादर का इनको लक़ब दिया था वो साबित हो रहा है? तो ये जो आप ये सोची बैठे हो ना, वो नहीं, मैं नहीं देख रहा। इनके दिन गिने जा चुके हैं, बड़ी बुरी तरह से फंस चुके हैं। बिलावल भुट्टो साहब की मोशन पर मुझ नाचीज को एक मरतबा फिर इज्जत से नवाजा। शहबाज शरीफ साहब जो है वो पंजाब का कातिल आला है। जुल्फकार अली भुट्टो को एक जुल्म और ज्यादती के बना पर उनको शहीद कर दिया गया। ये पाकिस्तान के गद्दार जिसको वो शहीद कहती है अपने बाप को, उसने पाकिस्तान के 2 टुकड़े किए हुए अंग्रेजों के कुत्ते नलाने वाले लोग हैं। ये लोग शहीद जियाउल हक का मुकाबला करेंगे। नवाज शरीफ को डिस्क्वालीफाई कर दिया गया। मियां मोहम्मद नवाज शरीफ मासूम नहीं है, मुजरिम है। सुप्रीम कोर्ट ने इसको नाअहल करके निकाला है। यूसुफ रजा गिलानी को डिस्क्वालीफाई कर दिया गया। सुप्रीम कोर्ट ने यूसुफ रजा गिलानी को सजा दी है। 3 से पहले नीचे उतरो, घर जाओ। एक वज़ीर आज़म गया, आपका दूसरा भी जाएगा, फिर तीसरा आएगा तो वो भी जाएगा। तो जब तक कि हुकूमत जो है वो ऑर्डर्स को कंप्लाई नहीं करती, चाहे 10 वज़ीर आज़म या 10 लोग जाने पड़े। नायब न्याजी ने मिलकर इनकी बहन को जेल भिजवाया, इस जरदारी को लाड़काना और लाहौर की सड़कों पे ना घसीटा तो मेरा नाम शहबाज शरीफ है। अस्सलामु अलैकुम। मोहम्मद आज़ाद सिद्दीक अपने प्रोग्राम पॉलिटिकल डायरीज़ के साथ हाजिर खिदमत है। चीज़ें बहुत तेज़ी से आगे जा रही हैं। नताइज इसके क्या निकलते हैं वो एक अलग कहानी है, या वो वक्त से पहले मैं नहीं कह सकता, लेकिन इतना बता दूं, ये सारी चीज़ें जिस तरह चल रही हैं ये चलने वाली नहीं है। क्या नताइज होंगे इनके वो एक अलग कहानी है। तस्वीर का क्या रुख होता है वो आप समझ सकते हैं। पहले ऑस्ट्रेलियन हाई कमिश्नर जो है इमरान खान साहब से ज़मान पाक में उनकी मुलाकात हुई, बाहमी तबादला ख्याल और बहुत सी गुफ्तगू हुई। बैकग्राउंड में वो तस्वीर चल रही है, बहुत से सवाल इस पर जन्म ले रहे हैं। और क्या इन हालात में इमरान खान कम बैक कर सकेंगे? ये वो $1 मिलियन सवाल है जिसका सवाल हम ढूंढ रहे हैं। और यहाँ पर वो हामिद मीर का सवाल जवाब जहाँ कहीं बैठे हुए थे, सुहेल बड़ाइच ने जो बातें कही हैं वो अब रिकॉर्ड का हिस्सा है। मैं उनको क्या कह सकता हूँ। अब यहाँ एक बड़े सवाल जो उठ रहा है कि पहले रियासत 2 नंबर मुहब वतन पैदा किया करती थी, अब 2 नंबर गद्दार पैदा किए जा रहे हैं। हम हामिद मीर खुलकर सामने आ चुके हैं।
बहुत से इनकलाबियों के माफ़ीनामों ने एक तूफ़ान बरपा कर रखा। पहले हमारी रियासत 2 नंबर मुहब्बे वतन पैदा करती थी, अब 2 नंबर गद्दार पैदा किए जा रहे। आज इमरान खान यूनुस बेकारवां हैं तो कल को PDM वाले भी यूसुफ बेकारवां होंगे। और बाजी में फ़ौजी हुकाम ने अदाकार मोहम्मद अली को लाहौर से मियाँ वाली जेल भिजवा दिया। मई का महीना शुरू हुआ तो मोहम्मद अली को जेल में गर्मी दाना निकला है। हमारे फिल्मी हीरो इन गर्मीदानों के सामने बेबस हो गया और उसने माफ़ीनामा लिख दिया। मोहम्मद अली को फौरी तौर पर रहा कर दिया गया और जनरल जयाला उन्होंने आर्मी हाउस रावलपिंडी बुलाकर अपनी बेटी जैन से मिलवाया, जो उनकी बड़ी परस्तार थी। अखबार में मोहम्मद अली और जैन जिया की तस्वीरें शाये हुई तो फ़ौजी हुकूमत की तरफ से अपने सियासी मुखालफन को गद्दार करार देने के दावे मजाक बन गए। मोहम्मद अली तो अदाकार थे, उन्होंने कभी इनकलाबी होने का दावा नहीं किया, लिहाजा उनकी तरफ से माफ़ीनामा लिखने पर किसी को हैरानगी नहीं हुई। लेकिन हैरत है कि आजकल पाकिस्तान की सियासत में बहुत से इनकलाबियों के माफ़ीनामों ने एक तूफ़ान बर्पा कर रखा। इमरान खान की तहरीक इंसाफ, ये जिक्र हो रहा है, साथ साथ आप यहाँ से समझ सकते हैं कि क्या बातें हैं और क्या हो रहा है और क्या कहना चाहते हैं। और वहाँ जो बात कर रहे हैं जी, जिन मफाद परस्तों को हजूम दर हजूम शामिल करवाया गया था वो सब इनकलाब के दावेदार बन बैठे हैं। आज ये इनकलाब हजूम दर हजूम इमरान खान को छोड़कर भाग रहे हैं। इन नाम इनकलाबियों में अली जैदी भी थे, जो साहब जब वफाकी वज़ीर थे हमारे दोस्त शहीद अरशद शरीफ ने अली जैदी को खूब बेनकाब किया। कुछ दिन पहले तक मसूद दावा कर रहे थे कि जब तक इमरान खान तहरीक इंसाफ नहीं छोड़ेंगे मैं नहीं छोड़ूंगा। फिर अदाकार मोहम्मद अली के स्टाइल में अली जैदी ने अपने माथे पर उंगली रखकर कहा कि मैं माथे पर गोली खा लूँगा लेकिन तहरीक इंसाफ नहीं छोड़ूंगा। कुछ दिन के बाद अली जैदी ने इंतहाई डठाई से तहरीक इंसाफ छोड़ने का ऐलान किया तो हमें मोहम्मद अली याद आ गए। अली जैदी ने अदाकारी मोहम्मद अली को मात दे दी। जिस दिन कराची से तहरीक इंसाफ के रहनुमा महमूद मौलवी ने इमरान खान को खुदाफिज़ कहा था तो हमने उसी दिन कह दिया था कि अब अली जैदी भी चले जाएंगे, क्योंकि अली जैदी का महमूद मौलवी के बगैर गुजारा नहीं हो सकता। बहुत से शहर में इमरान खान और साथियों की तस्वीर चौक और चौराहों में लटाकर गद्दार वतन पर लान तान की जा रही है। मैं इन गद्दारों में अपनी तस्वीर तलाश करता रहा। जब मुझे अभी तस्वीर नज़र ना आई तो मुझे इन सब गद्दारी पर शक हुआ। ये वैसे भी गद्दार जो जैसा अदाकार मोहम्मद अली था, एक माफ़ीनामा लिखकर वो गद्दारी के इल्ज़ाम से निकल गया। तहरीक इंसाफ वालों में से जो इमरान खान को छोड़ देता है वो गद्दार नहीं रहता। पहले हमारी रियासत 2 नंबर मुहब्बे वतन पैदा करती थी, अब 2 नंबर गद्दार पैदा किए जाते हैं। और यहाँ वो आगे बहुत सी बातें कही हैं, चलें वो मैं ख़त्म कर देता हूँ। मुझे से पुराने गद्दार इमरान खान के तमाम तारीख इख्तलाफात के बावजूद ये कहने पर मजबूर है कि मौजूदा हुकूमत उसके सरपरस्तों ने गद्दारी के इल्ज़ाम को भी एक मजाक बना दी। इस मुल्क में नए गद्दारों की एक जमात पर पाबंदी लगाने की धमकियाँ देने वाले पुराने मुहब्बे वतन रिटायर्ड जनरलों के बारे में खामोश है, जो ज़ोर ज़बरदस्ती से इन गद्दार जमात के इक़्तिदार में लाए। अगर इस मरतबा भी एहतसाब सिर्फ सियासतदानों का होना तो याद रखिएगा, आज इमरान खान यूसुफ बेकारवां थे तो कल को PDM वाले भी यूसुफ बेकारवां। ये मेरा मकसद कुछ नहीं है कहने का। हामिद मीर ने ये कॉलम लिखा है और ये रिकॉर्ड पे है और ये सारा कुछ सामने आ चुका है। अब इसी तरह अंसार अब्बासी साहब ने भी इस पे लिखा है। सबकी नज़रें सरप्राइज़ इमरान खान मुज़ाकरा के लिए बेताब, सियासी मुस्तकबिल ख़त्म हो सकता है। और लगता है कि इमरान खान भी कुछ समझ आने लगी, लेकिन उन्हें बहुत देर हो चुकी। उन्हें शायद महसूस हो रहा है कि उनका सियासी मुस्तकबिल ख़त्म हो सकता है। वो मुज़ाकरात के लिए बेताब है, लेकिन 9 मई का ज़ख्म ताज़ा है और वैसे भी इमरान खान के मुखालिफ चाहेंगे कि तहरीक इंसाफ की मौजूदा तोड़फोड़ का सिलसिला जारी रहे और जितना सियासी नुकसान इमरान खान को हो सकता है वो हो जाए। अब यहाँ तहरीक इंसाफ के बड़े बड़े रहनुमा जो हैं इमरान खान को छोड़ते जा रहे हैं, ज़्यादा से ज़्यादा सब फौज से अपनी मोहब्बत और इजहार करते हैं। ये ज़रूर याद दिला रहे हैं कि जो 9 मई को वह नाकाबिले कबूल है, नाकाबिले बर्दाश्त है। तहरीक इंसाफ को छोड़ने वाले ऐसे रहनुमा भी हैं जिनको ये कहते सुना गया कि इमरान खान को पिछले कुछ अर्सा ये तंबीह करते रहे कि उनका फ़ौज में खालिब बयानिया ख़तरनाक है। ये भी कहा गया इमरान खान के इर्द एक गिरोह ने फ़ौज के ख़िलाफ़ उनके कान भरे और दुनिया 9 मई को जो कुछ देखा जो किसी सूरत कबूल नहीं किया जा सकता।
मैं हैरान हूँ, ये रहनुमा अपनी सफाई पेश करते हैं, ये बातें कितनी आसानी से करके सारा मलबा इमरान खान पर डालकर एक तरफ हो रहे हैं। इनमें कोई शक नहीं, सबसे बड़ा कसूर इमरान खान का, जिन्होंने गुज़श्ता 1 साल से एक बयानिया बनाया जिसके संगीन नताइज के बारे में आम शख्स भी अंदाज़ा कर सकता है, चाहे मशवरा देने वाला कोई भी और जिम्मेदारी लीडर की बनती है। मेरे लिए इमरान खान 9 मई के हवाले से कड़ी तनकीद का सामना। बहरहाल इनसे एक सवाल बनता है जो इमरान खान के इर्द गिर्द है, जिनका शुमार तहरीक अनवार इंसाफ के रहनुमा में होता था। वो खान की फ़ौज मुखालिफ पॉलिसी के खिलाफ पहले क्यों ना बोले? खान को इस खतरनाक रास्ते पर चलने से पहले क्यों ना रोका? इस वक्त सब खामोश रहे। जब फौज और क्या फौजी क़यादत पर संगीन इल्ज़ामात लगाए जा रहे थे तो उनका गद्दार मीर जाफ़र और मीर सादक के ताने दे रहा था, बल्कि इमरान खान को छोड़ने वालों में से रहनुमा तो किसी न किसी अंदाज़ इमरान की बयानी को आगे ही बढ़ा रहे थे। कई ऐसे अफराद ज़रूर थे जो अपनी प्राइवेट गुफ्तगू में तस्लीम करते थे कि इमरान खान ख़तरनाक खेल खेल रहे हैं। अब ये जो सारी बातें हैं, मैं कुछ नहीं कहना चाहता, मैं सिर्फ देखें मकसद ये है कि अब ये वो सारी चीज़ें अब खुल के सामने आ गई। इसका किसको फ़ायदा हुआ, किसको नुकसान हुआ, ये आप समझ सकते हैं। पाकिस्तान को आगे कैसे लेके जाना है वो सोचने वाली बात है कि पाकिस्तान यहीं रोक लेते हैं, इसको आगे कैसे लेके। मेरा विज़िट रहा लंदन का, इंग्लैंड का सारा मैं फिरा हूँ, फिर मेरा दुबई भी विज़िट रहा। हम ये सारा जब मामला देखते हैं तो हम परेशान होते हैं इन सारी चीज़ों को देखकर कि यार ये मुल्क आगे तरक्की कर गए हैं तो हमारा पाकिस्तान क्यों नहीं, ये पाकिस्तान आगे बढ़ क्यों नहीं रहा, ये क्यों रुक गया, ये उस दोहराए पे क्यों खड़ा है, ये इसके पास इतना कुछ, इतनी कैपेसिटी है, इसमें इतना कुछ समझ सकता है, तो ये आगे बढ़ना चाहिए, पर ये आगे बढ़ क्यों नहीं रहा है। ये वो सवालात हैं जिनका जवाबात हमें हर एक को ढूंढ रहा है और हमें ढूंढते रहना चाहिए। और याद रखिएगा, तारीख बड़ी भयानक है। प्रोग्राम के शुरू में आपने मेरे थोड़े से क्लिप देखे हैं जो मुख्तलिफ टीवी प्रोग्राम्स पे मैंने शॉर्ट में चलाए हैं, लेकिन मैं अदालतों का रोल बड़ा अहम देख रहा हूँ। आने वाले दौर में पाकिस्तानी अदालतें कि एक तो ये डिटेंशन ऑर्डर्स के हवाले से, ज़मानतों के हवाले से इतना बोझ पड़ा हुआ है इन अदालतों के ऊपर, और जो कुछ हो रहा है उनका हुक्म नहीं माना जा रहा, ये तो और अदालतों के सामने अब मामला बड़े अहम क्या हैं। एक तो पंजाब असेंबली के इलेक्शन है और सुप्रीम कोर्ट के इख्तियारात को कम करने के लिए बात है, तौहीन अदालत की कार्रवाई के हवाले से बातें, और नैब कवानीन की तारामीम। ये वो बहुत से अहम मामलात हैं जो कोर्टों में अब चल रहे हैं। कोर्टों को कंट्रोल करने की, पहले एक दौर था अपना, उसके दौर में इत्तेफाकवादी में पैक किया जाता अदालतों को। अब आप भी उसी के करीब तरीन चल रहे हैं, लेकिन क्या इसका कोई फ़ायदा आपको हो सकेगा? ये वो सोचने वाली बड़ी शिद्दत से बात याद आती है। लेकिन अदालतों पे यकीन रखिएगा, अदालतों के अलावा कहीं रिलीफ नहीं मिलना आपको, और मुझे बड़ी उम्मीद है कि अदालतें हमें रिलीफ देंगी, और इन्हीं की तरफ तवज्जो रखना है। ये मुल्क आगे जाना है, ये मुल्क हम सब का है। पाकिस्तानी फ़ौज इस मुल्क की बका के लिए ज़रूरी है, तो वहाँ सियासतदान और ये सारा निज़ाम जो है ये इस मुल्क को आगे ले जाने के लिए ज़रूरी है। इजाज़त चाहता हूँ। अस्सलाम वालेकुम, अल्लाह हाफ़िज़। पाकिस्तान जिंदाबाद।